हमारे देश में ऐसे बहुत सारे संगठन और एनजीओज हैं जो गरीब और कमजोर लोगों की भलाई और मदद के नाम पर बड़ी बड़ी दुकानें चला रहे हैं। पूरी दुनिया इन लोगों को मसीहा समझने लगती है, इन्हें बड़े बड़े पुरस्कार भी मिलते हैं और फिर इन सब के पीछे इनके काले कारनामे हमेशा के लिए छिप जाते हैं। आज हम सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कैसे लाखों रुपए का चंदा लेकर आजाद कश्मीर का समर्थन करने वाले लोकल युवाओं को पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने के लिए भेजता था और इन छात्रों से मिलने वाले चंदे से हुर्रियत के नेता अपनी जेबें भरते थे और बाकी का पैसा आतंकवादियों में बांट देते थे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बारे में यह खबर आज हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि टेरर फंडिंग के एक मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने वहां की एक अदालत में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें विस्तार से इस पूरे बिजनेस मॉडल को डिकोड किया गया है। और यह पूरा बिजनेस मॉडल क्या है, अब आप समझिए। पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में कश्मीर के मुस्लिम छात्रों के लिए एक विशेष कोटा रखा गया है। इसके तहत हर साल एमबीबीएस की 40 सीटें कश्मीरी छात्रों के लिए आरक्षित रखी जाती हैं और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज में भी कश्मीरी छात्रों के दाखिले को प्राथमिकता दी जाती है। यानी पाकिस्तान की सरकार एक विशेष प्रोग्राम के तहत कश्मीरी छात्रों को पाकिस्तान आकर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। और बड़ी बात यह है कि कश्मीरी छात्रों को पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में यह दाखिला सीधे तौर पर नहीं मिलता, बल्कि इसके लिए उन्हें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पास पहले जाना पड़ता है। तो पहले तो यह समझिए कि पाकिस्तान ऐसा क्यों चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर के ज्यादा से ज्यादा युवा, खास तौर पर वो युवा जो आजाद कश्मीर का समर्थन करते हैं, जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, वो वहां पर आए पाकिस्तान में, वहां पर वो अपनी एजुकेशन हासिल करें, डॉक्टर बने और फिर उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाए और वो वापस जब आकर कश्मीर में, भारत में आकर जब काम करेंगे, किसी अस्पताल में काम करेंगे या और कहीं पर काम करेंगे, तो वो पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम करेंगे, क्योंकि उनकी शिक्षा वहां पर हुई है और ये शिक्षा करवाई है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने और पाकिस्तान ने मिलकर। तो जाहिर है ये सारे लोग रहेंगे तो भारत में, योजनाएं भी भारत की लेंगे जिनसे इनका फायदा होगा, पासपोर्ट भी भारत का ही होगा और नौकरी भी भारत सरकार से ही लेंगे और पैसा भी आपके और हमारे जैसे लोगों से कमाएंगे। लेकिन बात करेंगे पाकिस्तान की। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कश्मीर में 26 अलग अलग राजनीतिक पार्टियों और संगठनों का एक गठबंधन है, आपने इसका नाम सुना होगा, और ये कश्मीर की आजादी की मांग करता है। ये पूरी व्यवस्था इस तरह से है कि अगर कोई कश्मीरी छात्र पाकिस्तान जाकर एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहता है, यानी डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से एक रिकमेंडेशन लेटर लेना जरूरी होता है। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ये लेटर उन छात्रों को देता है जो कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद का समर्थन करते हैं या फिर ऐसे परिवारों से आते हैं जो कि आतंकवादियों के परिवार हैं या फिर आजाद कश्मीर का समर्थन करने वाले परिवार हैं। अगर कोई छात्र और उसका परिवार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के विचारों से सहमत होता है तो उस छात्र को रिकमेंडेशन लेटर आसानी से मिल जाता है। लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि हर छात्र को 10 लाख रुपए का चंदा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को अलग से देना होता है। यानी इस हिसाब से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हर साल कश्मीर के 40 मुस्लिम छात्रों को एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए पाकिस्तान भेजता है और इसके बदले में उसे सालाना 4 करोड़ रुपए मिलते हैं जो इन छात्रों के परिवार वाले उन्हें देते हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान में कश्मीरी छात्रों के लिए सीटें पहले से आरक्षित हैं और पाकिस्तान इसके लिए कोई पैसा नहीं ले रहा, इसलिए पूरा पैसा सीधे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं की जेब में जाता है और फिर इस पैसे से कश्मीर में आतंकवादियों की फंडिंग की जाती है, पत्थरबाजों को भी पैसा दिया जाता है और कश्मीर में ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स तैयार किए जाते हैं जो अलगाववाद और आतंकवाद का समर्थन करते हैं। दूसरी बात यह है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस द्वारा ऐसे कश्मीरी नौजवानों से भी संपर्क किया जाता है जो आतंकवादी बनने के लिए तैयार होते हैं और ऐसे लोगों को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक शानदार जॉब ऑफर भेजा जाता है। वो ऑफर क्या है वो भी सुनिए। इस ऑफर के तहत यह कहा जाता है कि अगर किसी कश्मीरी परिवार से कोई व्यक्ति आतंकवादी बनने के लिए तैयार हो जाता है तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस उस परिवार के एक युवा को एमबीबीएस की पढ़ाई कराने के लिए पाकिस्तान भेज देगा। यानी एमबीबीएस की सीट आतंकवादी के परिवार को एक इंसेंटिव के रूप में मिलती है। और कोर्ट में जो चार्जशीट आज दाखिल हुई उसमें यही बताया गया है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने पिछले कुछ वर्षों में जिन कश्मीरी छात्रों को पाकिस्तान भेजा है वो सभी ऐसे ही परिवारों से थे जिनका कोई ना कोई सदस्य आतंकवादी था
या फिर किसी एनकाउंटर में मारा गया था। और जो बाकी का पैसा बचता है वो पैसा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता अपनी जेब में डाल देते हैं ताकि वो ऐशो आराम से अपना जीवन जीते रहें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा है कि वो कश्मीर के लोगों की आवाज है, लेकिन हकीकत में इस आवाज के पीछे एक बिजनेस मॉडल है जिसके तहत कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिश की जाती है और इसके लिए पूरा पैसा आता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ऐसे तमाम नेताओं को, अलगाववादियों को अलग अलग तरीके से फंडिंग भेजता है। कभी हवाला के जरिए फंडिंग भेजता है, कभी दूसरे बिजनेस मॉडल्स के जरिए भेजता है। और ये लोग इतने चालाक हैं कि ये हर बार कोई ना कोई नया बिजनेस मॉडल निकाल लेते हैं जिस मॉडल के जरिए इन लोगों को पाकिस्तान से पैसा मिलता रहता है और फिर उसी पैसे से ये भारत को अस्थिर करते हैं और कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं। जो आपने देखा होगा, कश्मीर में जो युवा पत्थरबाज हैं, जो पत्थरबाजी करते हैं, उनको पैसा कहां से मिलता है? उनको यही पैसा दिया जाता है। इसके अलावा जो आतंकवादी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं युवा, उन्हें भी पैसा दिया जाता है, वो भी यहीं से आता है। और फिर जो लोग एनकाउंटर में मारे जाते हैं उनके परिवारों को भी इस तरह की जो संस्थाएं हैं और इस तरह का जो बिजनेस मॉडल है उसके जरिए ही उन्हें भी पैसा दिया जाता है ताकि ऐसे लोगों को, आतंकवादियों की कोई कमी ना पड़े। आपने देखा होगा, लगातार हमारे सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर्स में आतंकवादियों को मारते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर नए आतंकवादी पैदा हो जाते हैं, फिर उन्हें मार दिया जाता है। और एक आतंकवादी की जो उम्र है इस समय, वो 90 दिन से ज्यादा नहीं है कश्मीर में। 90 दिन के अंदर अंदर वो आतंकवादी मार दिया जाता है किसी एनकाउंटर में, लेकिन फिर भी नए आतंकवादी आ जाते हैं। वो सारे आतंकवादी इस तरह पैसे के बल पर खरीदे जा रहे हैं। गरीब परिवारों के पास जाते हैं, उन्हें पैसा देते हैं और फिर कहते हैं कि अपने परिवार के एक सदस्य को आतंकवादी बना दीजिए। अगर वो मारा गया, जो कि जाहिर है वो एक ना एक दिन मारा ही जाएगा, फिर उसके पीछे परिवार को पैसा दिया जाता है और फिर एक सदस्य को इस तरह से डॉक्टर बनाने की भी बात कही जाती है। तो ये एक बिजनेस मॉडल है। अब दूसरा बिजनेस मॉडल आप जानिए, और ये बिजनेस मॉडल उन एनजीओज का है जो समाज सुधार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारे देश में एनजीओज की बड़ी इज्जत की जाती है क्योंकि एनजीओज मानव अधिकारों का मुद्दा उठाते हैं, कहते हैं कि उनका उद्देश्य भारत में सकारात्मक बदलाव लाना है, गरीबों की मदद करना है। कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं और कोई समस्या आ जाए तो एनजीओ सबसे पहले आते हैं। हम ये नहीं कह रहे, पहले ही बता दें कि सारे एनजीओज फ्रॉड हैं और सारे एनजीओज ही ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ एनजीओज अच्छा काम भी करते हैं और उनकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन इन्हीं एनजीओज में से कुछ एनजीओज ऐसे भी हैं जो अब एक फ्रॉड प्राइवेट कंपनी बन चुके हैं और उन्हें हम बड़ी इज्जत की निगाह से देखते रहते हैं क्योंकि इन्हें बड़े बड़े पुरस्कार भी मिलते हैं, हर जगह इन्हें इनविटेशंस दिए जाते हैं और फिर पूरा देश ये सोचने लगता है कि ये एनजीओ चलाने वाले जो लोग हैं ये कितने महान हैं, ये गरीब लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए कितना काम कर रहे हैं। लेकिन जिस मकसद को ये एनजीओ बदलाव का नाम देते हैं उसके पीछे भी असल में एक बिजनेस मॉडल है। सीबीआई ने दिल्ली, राजस्थान, चेन्नई और हैदराबाद समेत भारत में 40 स्थानों पर छापेमारी की है और यह छापेमारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के कुछ अफसरों और एनजीओज के दफ्तरों पर की गई है। इन एनजीओज के नाम आज हम आपको पहले बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इनका बिजनेस मॉडल बताते हैं। आरोप है कि ये एनजीओज FCRA लाइसेंस हासिल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारियों को रिश्वत देने वाले थे और रिश्वत की यह रकम 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। कोई भी एनजीओ तब तक विदेशी चंदा हासिल नहीं कर सकता जब तक उसके पास ये FCRA लाइसेंस न हो। भारत सरकार ने कुछ समय पहले इन एनजीओज का यह लाइसेंस रद्द कर दिया था क्योंकि इन पर आरोप था कि इन्होंने विदेशी चंदे को लेकर जानकारियां छुपाई थी और इनमें से कुछ एनजीओज पर देश को अस्थिर करने और लोगों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के भी आरोप थे। अब क्योंकि भारत सरकार की कार्रवाई के बाद इन्हें विदेशों से फंडिंग नहीं मिल पा रही थी तो इन एनजीओज ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से संपर्क किया और उन्हें रिश्वत देकर इस लाइसेंस को फिर से बहाल कराने की कोशिश की, जिसकी वजह से इन्हें विदेशों से चंदा फिर से मिलना शुरू हो जाए। आरोपों के मुताबिक रिश्वत देने के लिए 2 करोड़ रुपए हवाला के जरिए भारत लाया गया और जब इसकी शिकायत भारत सरकार को मिली तो यह पूरा बिजनेस मॉडल एक्सपोज हो गया। अब हम आपको इन एनजीओज के नाम भी बताएंगे। इनमें से एक एनजीओ दिल्ली के उसी जामिया नगर का है जो शाहीन बाग से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। इस एनजीओ का नाम है जहांगीराबाद एजुकेशन ट्रस्ट और इसका डायरेक्टर शफी मोहम्मद नाम का एक व्यक्ति है।
इसके अलावा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के भी 2-2 एनजीओ इसमें शामिल हैं और मणिपुर और असम के भी एक एनजीओ पर इस साजिश में शामिल होने का आरोप है। अभी हम आपको एफसीआरए के बारे में बता रहे थे। एफसीआरए का अर्थ होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और इसी एक्ट के तहत ये जो एनजीओज हैं इन्हें ये लाइसेंस दिया जाता है, या कह लीजिए कि भारत सरकार से परमिशन लेनी होती है कि ये विदेशों से फंड को इकट्ठा कर सकें और फिर यहां पर जनहित के कामों में उसे खर्च कर सकें। लेकिन एनजीओज ने इसे एक बिजनेस मॉडल बना लिया है। वो ये लाइसेंस लेते हैं, परमिशन लेते हैं कि विदेशों से फंड आ जाए, और फिर जहां से ये फंड आता है उन्हें ये पूरी जानकारी देते नहीं और फर्जीवाड़ा करते हैं। और कोशिश इनकी ये रहती है कि जनहित में वो पैसा खर्च ना करके ये अपने अकाउंट में उस पैसे को डाल लें, या फिर अपने लिए उसे इस्तेमाल कर लें, या फिर बहुत कम पैसा जनहित में खर्च करते हैं और बाकी का पैसा खुद ये लोग हड़प जाते हैं, और ये पैसा असल में इनके ही काम आता है। तो ये बहुत सारे एनजीओज का एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। हाल ही में ईडी ने भारत की एक तथाकथित महिला पत्रकार, आपने नाम सुना होगा, राणा अयूब पर इसी तरह कार्रवाई की थी, और तब ईडी ने अपनी जांच में यह पाया था कि राणा अयूब ने चैरिटी करने के लिए, यानी जनहित के लिए लोगों से पैसा इकट्ठा किया था, और उसे बाद में उन्होंने अपने पिता और अपने खुद के नाम पर एक एफडी करा ली थी, फिक्स डिपॉजिट बैंक में करवा लिया था, उसी पैसे से, जो इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक अपराध माना जाता है। तो राणा अयूब का उदाहरण हमने आपको इसलिए दिया क्योंकि ये सारे लोग चैरिटी के नाम पर या जनहित के नाम पर छोटी मोटी एनजीओज खोल लेते हैं, और उसके बाद अपने परिचय पत्र में ये कहने लगते हैं कि ये समाज सुधारक हैं, ये समाज सेवी हैं, ये एनजीओज चलाते हैं, और जैसे ही लोग सुनते हैं कि ये एनजीओज चलाते हैं तो वो इन्हें बड़े सम्मान के भाव से देखने लगते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जैसे ही आप एनजीओ शुरू करते हैं और आपके पास सारे रेगुलेशंस के परमिशंस आ जाते हैं, यानी अब आपके पास पैसा आना शुरू हो गया, इसके बाद ये आपके ऊपर है कि आप उस पैसे से जनहित का काम करते हैं या फिर उस पैसे को अपने बैंक में एफडी बनाकर डाल लेते हैं, जैसा कि राणा अयूब ने किया आरोपों के मुताबिक। ऐसा ईडी ने आरोप लगाया है, और ऐसे न जाने बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में, बहुत सारे एनजीओज हैं जो इसी बिजनेस मॉडल पर काम करते हैं। वो शानदार लाइफस्टाइल जीते हैं क्योंकि चंदे का पैसा उनके पास आ रहा होता है, विदेशों में जाते हैं, छुट्टियां मनाते हैं और एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जीते रहते हैं, और उससे पैसा निकालकर अपनी बाकी की गतिविधियों में इस्तेमाल करते रहते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.